आप ये नहीं समझते कि अगर ये कांड हो रहा था, ये वाला कि नेत्रपाल एक तरफ मुल्ज़िम है, दूसरी तरफ ज़मानती बन रहा सीमा का, तो क्या अदालत का काम नहीं था कि इस पे जो है वो नज़रसानी करे, उसको देखे, उसका जायज़ा ले, वेरिफ़िकेशन करे और उसके बाद फिर सीमा की ज़मानत मंज़ूर की जाए। कल फिर ये इस बात की भी निशानदेही हुई सर कि जब सीमा की बेल हुई, यानी कि आज बेल फाइल हुई और आज ही जो है सर उसपे जो है वो उसमें नोटिस जारी हो गए। नोटिस जारी नहीं हुए और आज ही बेल ग्रांट कर दी गई। यानी कि प्रोसिक्यूशन को सुने बगैर तफ्तीशी अफसर को सुने बगैर अचानक ही उसी दिन ही जमानत दे दी गई। तो क्या ये प्रैक्टिस ये भी कानून के मुताबिक ठीक थी? शायद आप मुझसे सवाल दोबारा करें क्योंकि मेरे पास सर नेट का प्रॉब्लम था और अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक जिस दिन सीमा की जमानत फाइल होती है कोर्ट में, जमानत के लिए दरख्वास्त दायर होती है, उसी दिन ही उसको जमानत मिल जाती है। ना तफ्तीशी अफसर को कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया जाता है, ना प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी किया जाता है। क्या इस तरह की प्रैक्टिस क्या बेहतर है? ये कानून के मुताबिक ठीक थी? बिल्कुल शायद ये भी कानून के अगेंस्ट ग्रांट की जाती है तो प्रोसिक्यूशन को नोटिस जरूर किया जाता है। प्रोसिक्यूशन का नोटिस के बगैर, प्रोसिक्यूशन की जो आर्ग्यूमेंट के बगैर, प्रोसिक्यूशन का जो केस है कोर्ट के सामने रखने के बगैर कभी भी कोर्ट जो है वो बेल ग्रांट नहीं करती है। और ये जो सेक्शन 14 का जो केस है पाकिस्तान सर इंटरनेट प्रॉब्लम कर गया। सर आप सर वो मुझे ये जी मुझे आप सुन सकेंगे, मैं दोबारा कहता हूं, नेट का मेरे पास मसला था जी रिपीट क्योंकि कीजिए। सेक्शन 14 का जो केस है ये प्रमा फेसाई केस होता है। ये क्योंकि एक बंदा बॉर्डर क्रॉस करके आता है किसी और मुल्क में, उसके पास ना पासपोर्ट होता है, ना उसके पास वीजा होता है, ना कोई और लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो जब आता है तो अपेरेंटली प्रमा फेसाई ये केस होता है कि ये इलीगली अनलॉफुली आया है। इसमें बेल कभी भी ग्रांट नहीं होती है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। माजी के जितने भी केसेस देखे जाएं उसमें बेल ग्रांट नहीं होती है। अब कुछ वक्त पहले मैंने एक इंडियन के केस लड़ा था जिसका नाम जो शबीर अहमद था, वो हिंदुस्तान के राजस्थान के इलाके से पाकिस्तान इलीगली वो आ गया था, उसका मैंने केस लड़ा था। वो बेसिकली साइकोलॉजिकली मेंटली इल था, उसकी भी अदालत ने बेल ग्रांट नहीं की थी, हाई कोर्ट ने भी बेल ग्रांट नहीं की थी। उसके बाद ये डायरेक्शन हुई आप ट्रायल चलाएं, हमने वो ट्रायल चलाया था। जब मैंने वो केस लॉ ढूंढने की कोशिश की पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोनों तरफ कोई भी बेल ग्रांट मुझे नहीं मिली। ये पहला केस प्रेसिडेंट बनाया गया है सीमा हैदर का जिसमें एक सेक्शन 14 के प्रमा फेसाई केस में जाके उन्होंने बेल ग्रांट किए प्रोसिक्यूशन के बगैर। मैं तो सरप्राइज हूं, मैं पहले दिन से चीख रहा हूं कि ये कैसे बेल ग्रांट हो सकती है। आप मेरे पिछले इंटरव्यूज आप उठा के देखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बेल जो है इलीगली ग्रांट की गई है। इसमें जिस जज साहब ने जो है वो बेल ग्रांट की है उस जज साहब के मातहत उसके बाला ऑफिसर जितने भी जज साहब है, सेशन कोर्ट है या हायर कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट है, आप काइंडली उसकी इंक्वायरी करें। वो जज साहब कोई प्रेशर में तो नहीं था, वो क्या मामला थे, क्या मजबूरी थी कि जज साहब ने बेल ग्रांट कर दी और एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को एक दूसरे सिटीजन को ऐसे खुले ही आपने किसी की श्योरिटी देते हुए आपने ऐसे ही भारत में छोड़ दिया। श्योरिटी भी ऐसे शख्स ने दी जो वही उसी केस में जवाबदार है। बड़ा सरप्राइजिंगली केस ये है। सर एक और चीज जो सामने आई है इसी ऑर्डर के बाद, जो ऑर्डर इनका बेल ऑर्डर है उसमें कोर्ट लिख रही है जी सीमा और उसके बच्चे नेत्रपाल के घर में ही रहेंगे। तो सर नेत्रपाल का जो घर है ना कोई शेल्टर होम है सरकारी, ना दारुल अमान था सरकार की कोई उसमें कोई भी एक्सेस या वो नहीं है। तो कोई एक आम प्राइवेट घर के अंदर क्या इन कंडीशंस में भी जमानत किसी को दी जानी चाहिए कानून के मुताबिक? वरना अगर देखें ठीक है आपने उसको जेल में नहीं रखना तो सरकारी किसी शेल्टर होम में रखना चाहिए था, दारुल अमान में रखना चाहिए था। ये कौन सा तरीका है सर? देखिए ये भी इलीगल है। आप देखेंगे पाकिस्तान का कानून हो या हिंदुस्तान का कानून हो, या तो आपको जेल में रखना है या तो आपने दारुल अमान में रखना है, जो सेफ हाउसेस होते हैं उसमें रखना होता है, या आपने किसी को रखना भी है किसी के घर में तो उसको सब जेल करार देने के लिए वहां का जो होम डिपार्टमेंट होता है वो ऑफिशियली उसको लेटर निकालता है विद अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उस घर को उस जगह को सब जेल करार दिया जाता है कानून की नजर में। अब नेत्रपाल सिंह मीणा का जो घर है जिसमें सीमा रहती है वो सब जेल तो है नहीं,
वो सेफ कस्टडी तो है नहीं, वो सेफ हाउस तो है नहीं, वो शेल्टर तो है नहीं, फिर भी उसमें वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है एक एक्यूज्ड होते हुए। अब देखेंगे कि नेत्रपाल सिंह मीणा के घर को न सेफ जेल करार दिया गया है, न ही उसको सेफ हाउस करार दिया गया है, न ही उसको दारुल अमान की तरह कोई सेफ कस्टडी ये अनाउंस किया गया। अब यहाँ पर भी होम डिपार्टमेंट जो है उत्तर प्रदेश का, उसकी भी मेलाफाइट शो होती है कि भाई क्या वजूहत है, कौन सा वो प्रेशर है, वो कौन सी वजूहत है जिसमें आप इतना मजबूर होके रह गए हैं सीमा की तरफ से। भाई सीमा के लिए, सीमा की सहूलियत के लिए पाकिस्तान जो है प्रेशर देता, या पाकिस्तानी प्रेशर देते, पाकिस्तानी इदारे प्रेशर देते, वो तो लातल्लुकी का इजहार करते हैं। वो तो हमारी एप्लीकेशनों का आपको पता है शायद जवाब ही नहीं दिया हमने, उन्होंने तो कोई बोला भाई दफा हो जाए, बाढ़ में जाए, हमारा क्या जाए, वो चली गई हिंदुस्तान। अब जबकि पाकिस्तान का प्रेशर नहीं है, पाकिस्तानी इदारों का प्रेशर नहीं है, पाकिस्तानी सिटीजन का प्रेशर नहीं है, तो वो कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से हिंदुस्तान की जुडिशरी मजबूर हो गई, हिंदुस्तान की जो है होम डिपार्टमेंट मजबूर हो गया, हिंदुस्तान का जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट मजबूर हो गया, हिंदुस्तान की पुलिस मजबूर हो गई, वो कौन सी वजूहत है। अब हिंदुस्तान के जितने भी थिंक टैंक है इन सवालों का जवाब जरूर ढूंढे, क्योंकि इन सवालों के जवाब के पीछे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, हिंदुस्तान के शहरियों का मुस्तकबिल है। 100 करोड़ 140 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल इसके पीछे है। सर टेक्निकल बात है, जैसे कड़वा सच मुसलसल ये देखते हैं हमारा चैनल, तो ये पाकिस्तान में भी अदालती निज़ाम जिस तरह चल रहा है, इंडिया में भी, तो आपको पता है कि जो छोटी-छोटी खामियाँ या छोटी-छोटी ऐसी कोताहियाँ जो अवाम को पहले नहीं पता थी, अब इस किस्म के केसेस के साथ जुड़ने के साथ बहुत सारी चीज़ों में मालूमात में इज़ाफ़ा हो रहा है। तो अब जैसे हम लोगों को बता रहे हैं कि एक तो ये है कि ना ये सरकारी दारुल अमान है और ना ही शेल्टर होम है, उसके बावजूद अदालत ने उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके उनके घर में रहने की इजाज़त दे दी। दूसरा इस केस में एपी सिंह जो है वो दूसरे प्रेम फसाई अगर देखा जाए बादी नजर में कि एक मुलजिम है सर, उसको चूंकि लीगल नोटिस भेजा गया है, सारे कांड में खुद शामिल है। अब वो बेल वाले ऑर्डर का जो वो था कि वो दोनों बेल पे हैं, तो पुलिस को जो नई धाराएं शामिल की हैं, पुलिस को खुद चाहिए कि उनको गिरफ्तार कर ले, या अदालत के ऑर्डर का इंतजार करेगी कि अदालत उनकी जो 173 की रिपोर्ट है वो मंजूर करेगी या नहीं करेगी, उसके बाद फिर पुलिस फैसला करेगी कि उनको गिरफ्तार करना है, या उनको कहेंगे जाओ पुत्र पहले जमानत ले लो उसके बाद देखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के जो सीमा का केस जो चल रहा है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो इंटाइटल है उसको एपी सिंह को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का कानून बताता हूं। हिंदुस्तान का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके सेक्शन 54 के तहत जो है वो पुलिस ऑफिसर इंटाइटल है एपी सिंह को अरेस्ट करने के लिए। वहां का जो ऑफिसर है उसको हिंदुस्तान का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका सेक्शन 156 ये इजाजत देता है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे एपी सिंह के अगेंस्ट। और वहां के जितने भी जो लोकल लोग जो विटनेसेस हैं, जिसमें एक वकील साहब भी था जिसने ही सीमा को अरेस्ट कराया था, उससे लेके जितने भी ऑफिशियल विटनेसेस हैं उन विटनेसेस का अंडर सेक्शन 161 अंडर सेक्शन 164 जो है वो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा के एपी सिंह को उसमें शामिल तफ्तीश करके उस केस में जो है वो चार्जशीट में उसका नाम जरूर दिया जाए। क्यों नेट प्रॉब्लम कर गया सर फिर आपका। उसमें ये देखा जाएगा कि एपी सिंह को नहीं देखा जाएगा, उसमें हिंदुस्तान की जो अवाम है उसको देखा जाएगा, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है उसमें देखा जाएगा। अब हिंदुस्तान को खतरे के लिए अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया अगर शामिल है तो उसको जरूर पकड़ा जाए, चाहे वो कितना ही जो है वो महान शख्सियत क्यों ना हो। तो मेरा ये कहना है कि एपी सिंह जो है वो इस केस में बराबर का शरीक है, वो फैसिलिटेटर है, इसको अरेस्ट किया जाए, इसको शामिल तफ्तीश किया जाए, इसको 173 की रिपोर्ट में जो कॉलम होता है एक्यूज पर्सन का उसमें इसका नाम जरूर दिया जाए। सर लेकिन हैरानकुन सूरत हाल तो ये है कि जो एक्यूज से ऑलरेडी उनको तो छोड़ दिया गया और कहा कि जाओ और इस तरह के कांड जाके करो, काम जाके करो, तुम्हारे लिए आज़ादी है खुली। तो अब एपी सिंह के खिलाफ पुलिस या दीगर इदारे क्या काम करेंगे। सर नमाज का टाइम हो रहा है तो मैंने आपको ज़हमत दी, आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर अपडेट्स और इस तरह की जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी रहेगा इंशाल्लाह। नमाज के बाद आप बल्कि नमाज पढ़े इंशाल्लाह शायद फिर आपके चैनल पर मुझे बड़ा मजा आता है, मैं चाहता हूं जरूर आऊं, क्योंकि आपका जो वाहिद चैनल है सब अच्छा काम करते हैं यूट्यूब में, सबको अप्रिशिएट करते हैं, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, सारे अच्छे हैं। पर आप क्योंकि एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं तो आप का चैनल में तो बड़ा मुझे मजा आता है और आप बड़ा अच्छा सवालात करते हैं और वो
जो स्पिरिट होता है, रूह होता है, वो आप कोशिश करते हैं कि बाहर आ जाए, इसलिए बड़ा मजा आता है। शायद एक चीज में फाइनली मैं जरूर कहूंगा कि देखें, तमाम हिंदुस्तानी, तमाम पाकिस्तानी, हम कोई फसाद नहीं चाहते हैं, हम कोई भी दंगा फसाद, हम कोई नफरत नहीं चाहते हैं, हम मोहब्बत चाहते हैं। हम 1947 से हमें लड़ाया गया, जितनी भी बाहर की कुव्वतें थी उन्होंने लड़ाया। हम अब वो दौर खत्म हो चुका है, अब कोई लड़ना नहीं चाहता, अमन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं। अब ये जो सीमा हैदर का जो केस है, सीमा हैदर जो कांड हुआ है, ये वही साजिशें हैं, ये वही अनासर हैं जो 1947 से चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के आपस में ताल्लुकात खराब हों, पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोगों के ताल्लुकात खराब हों। ये वो लोग हैं, इसलिए हम पाकिस्तानी ये डिमांड करते हैं कि भले ही सीमा हैदर पाकिस्तानी हो, लेकिन इस केस में सीमा हैदर को कड़े से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि उसने पाकिस्तान हिंदुस्तान का कानून तोड़ते हुए हमारी एहसासात का भी खून किया है, और जो ह्यूमैनिटी की वो कातिल रही है। इसलिए इसको एग्जाम्पल बनाया जाए सीमा हैदर को। हमें पता है हिंदुस्तानी हमारी मोहब्बत करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हम भी उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं। हम हिंदुस्तान के जितने भी इदारे हैं, हम उनकी लीगल सपोर्ट के लिए हम पाकिस्तान से बैठ के उनकी सपोर्ट करेंगे। हमने पहले भी ये ऑफर की है हिंदुस्तानी लोगों से, जैसे कि मोमिन मलिक साहब, हम एक पेज पर हैं, हम अमन के लिए काम कर रहे हैं। बस ये एक रिक्वेस्ट है कि सीमा हैदर को कड़ी से कड़ी जो है वो सजा मिलनी चाहिए, जेल में उसको रखा जाए। बच्चे जो है पाकिस्तान, उसके रियल फादर गुलाम हैदर को जरूर मिलने चाहिए। सर, जब इस तरह की अदालत के ऑर्डर्स, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट के मामलात और ये सारी चीजें जब सामने आती हैं, तो हमारा दिल भी यकीन माने खून के आंसू होता है कि हम तो यहाँ इंडिया की मिसालें देते हैं, उनके इदारों की मिसालें देते हैं कि जबरदस्त इदारे काम करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हों या अदालती निज़ाम हो, वकला बिरादरी हो या आम आवाम हो, वो आपको पता है लिबरल और एक बड़े अच्छे समझे जाते हैं। पाकिस्तान में भी, दुनिया भर में भी उनकी मिसालें दी जाती हैं। लेकिन जब सीमा की वजह से वास्ता पड़ा, तो एक एक चीज जब सामने आती है तो उसमें फिर बड़ा अफसोस होता है कि यार अपने इदारों को अपने ही उनके ही लोग ही खराब कर रहे हैं। अब जैसे एपी सिंह की मिसाल, उसके बाद रबूपुरा इस थाने की मिसाल ले लें, उसके बाद जेवर कोर्ट की मिसाल ले लें, अदालत में जब उनकी जमानत हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई और ये सारे मामला जब देखे, तो फिर हमें तकलीफ होती है कि यार जिनके बारे में हम यहाँ से बैठ के दुनिया को बताते हैं जी, पाकिस्तान से क्या दुनिया भर के बेस्ट तरीन इदारों में से एक इदारे हैं इंडिया के, लेकिन वहां पर फिर इस तरह के जब कांड होते हैं तो यकीनी तौर पर दुख होता है। लेकिन वही वाली बात आपकी कि अवाम यकीनी तौर पर जुड़ी हुई है और गुलाम हैदर को इंसाफ दिलाएगी। जैसे मोमिन मलिक साहब और आप सब जिस तरह इस केस में आए, तो जिस तरह पब्लिक का रिस्पांस मिला, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में शायद किसी और दूसरी नेशन का, किसी और विक्टिम के लिए जो इस तरह के जज्बात हो और या उनकी जो है फीलिंग हो। तो हमें उम्मीद है कि सर यही लोग इंसाफ दिलाएंगे। कुछ फीसद लोग जरूर हैं जिन्होंने सीमा के इस कांड में उसका साथ दिया, लेकिन ये एक इंसाफ जरूर वो लोग दिलाएंगे। तो आप सबके जज्बात का गहरे दिल से हम सब कदर करते हैं। सर, आपकी बिल्कुल जो बातें हैं लोग सुनते भी हैं, यकीनी तौर पर उस पर रिएक्ट भी करते हैं, और जो कि अच्छे काज अच्छे वे में करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपको जहमत देंगे सर। जरूर मैं शायद आऊंगा, और जितने भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मैं उनको भी सलाम करना चाहूंगा कि बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं। वो मुझे कहते हैं कि आप लाइव में आए, लेकिन मेरी एक प्रोफेशनल वकील हूँ, मसरूफियात की वजह से मेरा बड़ा दिल करता है कि शाहिद साहब के पास और दीगर जो यूट्यूबर से उसके साथ में बैठूं, आप लोगों से मुखातिब हूँ, आपके सवालात का जवाब दूं। लेकिन मसरूफियात की वजह से मैं जरूर टाइम निकालूंगा और इंशाल्लाह जरूर शाहिद साहब के लाइव में जरूर आऊंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। आप लोगों के लिए मोहब्बत है शाहिद साहब, स्पेशली आपके लिए भी बड़ी मोहब्बत है। सर, आपका बेहद शुक्रिया। तो में जो पॉइंट्स हैं, जो मामलात है ना सर, लोग उसको समझना चाहते हैं, ठीक है, और लोगों की वो कहते हैं ना कि जैसे सांसें जुड़ी हुई हैं इस केस के साथ, दिल की धड़कन जुड़ी हुई है। अब जब तक गुलाम हैदर के बच्चे वापस नहीं आएंगे, तो यकीन माने लोग सुकून से नहीं बैठेंगे। आप इस वक्त आप जब लाइव कर रहे हैं, लोगों का रिस्पांस देखें, और उसके बाद आप तमाम चैनल्स पे विजिट करें, जाके लोगों का रिस्पांस देखें, तो आपको अंदाजा होगा कि लोगों के जज्बात किस तरह इस केस के साथ जुड़े हुए हैं। ये यकीनी तौर पर कोई मजाक नहीं है, कोई टाइम पास करने वाला नहीं है। मतलब लोगों को हम किसी कहानी नहीं सुनाते, हम जेन्युइन चीजें रखते हैं। तो उसके बाद आप लोगों का रिस्पांस देखें कि लोगों के किस हद तक जज्बात जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि इनके जिस तरह के जज्बात हैं, इस तरह का अगर इंडियन उन इदारों से जिनके हाथ में ये केस है, अगर पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, तो यकीनी तौर पर लोगों की एक दूसरे के अंदर मजीद कदर पैदा होगी, मजीद उनके जो रुतबा है, म्यार है, उस स्टैंडर्ड में मजीद इजाफा होगा। तो इंशाल्लाह सर जुड़े रहेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा एक टाइम दिया। देखने वालों का, सुनने वालों का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह इनको जहमत देते रहेंगे, बात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज।